नमस्कार। आस्क एनीथिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं पेश हूं एक नए सवाल और अपने जवाब के साथ। आज का सवाल हमें चित्रा देवघर झारखंड से नीलेश सिंह ने भेजा है। नीलेश पूछ रहे हैं कि सर, मुझे हिस्ट्री बहुत कठिन लगती है, बीए में ले ली है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अब इसको कैसे पढ़ें। देखिए नीलेश, ये केवल आपका सवाल नहीं है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। कई सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री से बहुत ही डर लगता है। उनको लगता है कि इतने सारे नेम्स, इतने सारी डेट्स, इतने सारे नाम और तारीखें हम कैसे याद रखेंगे। इसलिए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एक बहुत ही करेक्ट और प्रिसाइज अप्रोच की ज़रूरत है। आज मैं उसी अप्रोच पर बात करने वाला हूं और एक बार जब आप ये अप्रोच अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आपको हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये कि ये अक्सर जो है स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या वो कोई बीए ऑनर्स का या पास का कोर्स कर रहे हो, जब भी वो हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान उनका ये रहता है कि इसमें कौन कौन से नाम हैं उनको रटना है और कौन कौन सी तारीखें उनको रटना है। अब देखिए, नाम के बारे में प्रेमचंद्र ने बहुत बढ़िया बात कही थी। जब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ के तो राजाओं के नाम ही ऐसे होते हैं। पता है, हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय। अब एक ही राजा है, उसमें केवल प्रथम द्वितीय तृतीय लगा हुआ है। आपको नाम के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है और ना ही तारीखों पर अभी जोर देना है। सबसे पहले क्या करना है, एक करेक्ट और प्रिसाइज अप्रोच बनाने के लिए वो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको आज समझाता हूं। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास दरअसल सभ्यता की याददाश्त है, हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी है। जब हम कभी अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरा नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, माता का ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, हमारे दादी बाबा कहाँ रहते थे, हमारा ओरिजिन कहाँ का है, मैं किसी खास इलाके में रहता हूँ, उस इलाके की कौन कौन सी अपनी खासियतें हैं उन पर हम बात करते हैं और हम डिटेलिंग्स पे चले जाते हैं। हमें कोई तारीख, कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं और जब हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं तो फिर हम बड़ी इंटरेस्ट के साथ अपनी कहानी को पढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा अतीत क्या है। और आज अगर मेरी याददाश्त जो है चली जाए, 1 मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए, तो अगर मैं अतीत विहीन हो जाता हूं, यानी अगर मैं पासलेस हो जाता हूं, मेरी मेमोरी खत्म हो गई है, तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो इतिहास दरअसल हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास हम अपने क्षेत्र के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, या कई कई बार तो पूरी दुनिया के बारे में हम जानना चाहते हैं। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिनसे गुजरते हुए मानव सभ्यता यहाँ तक आई। तो क्या हुआ कि आप अपनी कहानी से जो बात शुरू कर रहे हैं वो कहानी धीरे 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 एक्सपैंड करते हुए पूरी दुनिया तक फैल जाती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। आज आप जिस समाज में जी रहे हैं वो समाज प्रीडोमिनेंटली कैपिटलिस्ट समाज है, पूंजीवादी समाज है। अब ये पूंजीवाद क्या है? जब आप पूंजीवाद के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करेंगे तो आप चले जाएंगे ब्रिटेन और आप ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर पूंजीवाद कैसे पैदा हुआ, पूंजीवाद की विशेषताएं क्या रही हैं। क्योंकि आज जो है पूंजीवाद हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो जब आप किसी इतिहास की संकल्पना पे बात कर रहे हैं, दरअसल ये आपके अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है। आप अपने सराउंडिंग वर्ल्ड को समझना चाह रहे हैं बेहतर नजरिए से, और जब आप ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो इतिहास का एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। क्या है वो? है क्यूरियोसिटी। ठीक है, जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है वो आपको ज्ञान की ओर ले जाती है और यही जिज्ञासा फिर आपको इतिहास की ओर ले जाती है। पहली तो ये चीज। दूसरी चीज, जब आप ये जिज्ञासा अपने भीतर पैदा कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इतिहास तो सर्वव्यापी है भाई। ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सक्सेस के लिए भी जरूरी है, लेकिन आपकी अपनी चेतना के लिए भी उतना जरूरी है। ये हो जाता है ईश्वर के बाद
कोई दूसरी चीज अगर आप कहेंगे ना कि कौन ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, तो वो इतिहास है। विज्ञान का इतिहास है, भूगोल का इतिहास है, साहित्य का इतिहास है, ठीक है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी का इतिहास है, हर एक चीज का इतिहास है। राजनीति का तो इतिहास आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब आप ये बात समझ लेते हैं कि इतिहास तो सर्वव्यापी है, इससे पीछा छूटेगा नहीं। आप अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में अगर बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं तो आप इतिहास पढ़ेंगे। और ये जो जिज्ञासा है वो आपको जब आगे लेकर जाती है तो आप देखते हैं कि कहीं पर कोई भी समाज का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसका कोई हिस्ट्री ना हो, ठीक है। और जब आप ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रुचि आने लगती है। अब इसमें क्या है, आपको किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, और दूसरा होता है लायंस आई व्यू, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आप कई बार ये शब्द पाएंगे, विहंगावलोकन। अभी मैं समझाता हूं बहुत ही आसानी के साथ। और लायंस आई व्यू, इसमें लायन आ रहा है तो ये हो जाता है सिंहावलोकन। विहंग का मतलब क्या होता है, चिड़िया, पक्षी, ठीक है, पक्षी की तरह देखना। और ये हो जाता है सिंह की तरह देखना। सिंह क्या करता है, शेर क्या करता है, अपने टारगेट को एकदम प्रिसाइसली जो है ना देखता रहता है, पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में। जब आप किसी चीज को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हो तो वो हो जाएगा सिंहावलोकन। और जब आप उसका जायजा ले रहे हो, ठीक है, एक बिग पिक्चर आप लेना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करते हैं, विहंगावलोकन या बर्ड्स आई व्यू। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि हम एक पहले तो बिग पिक्चर देख लें। वो बिग पिक्चर क्या होती है, बिग पिक्चर ये है कि हम जानना चाहते हैं कि भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी और कैसे जीती, ठीक है ना। अब वो क्या होगा, उसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा था, फिर आप जानते हैं कि अच्छा, फिर उसके पीछे जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके पीछे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कई सारी वैचारिक धाराओं का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ, ये डिटेल्स आ गई, लेकिन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपने बिग पिक्चर बना ली, उसके बाद आप जाकर के किसी एक पोर्शन के ऊपर सिंह की तरह, शेर की तरह कंसंट्रेट कर देते हैं। तो जब बिग पिक्चर आपके सामने आती है तो आपको इतिहास उतना कठिन नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने तारीखें नहीं देखी, आपने यहां पर बहुत ज्यादा नाम नहीं रटे, आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या या कैसे हुआ, ठीक है। सो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो मैंने कहा कि इतिहास को पढ़ने के लिए एक क्यूरियोसिटी आपको डेवलप कर लेनी है। ये हो गई पहली चीज, बुनियादी चीज। दूसरी चीज क्या हो गई कि एक बर्ड्स आई व्यू आपको ले लेना है, यानी एक लार्जर पिक्चर या एक बिग पिक्चर जो है वो आपको क्रिएट कर लेनी है। और जब बिग पिक्चर आ जाती है तो फिर क्या होता है, टाइम लाइन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। अब अगर आपको आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हैं और आपसे कोई ये पूछे कि आखिर 1857 का जो महाविद्रोह था वो जो है वो पहले हुआ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले हुई, तो आप बड़ी आराम से उस बिग पिक्चर में कह देंगे कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1857 के बाद में हुई थी। तारीख भूल जाइए कब हुई थी, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। और वो बेसिक आइडिया क्या बना देता है, आपका टाइम लाइन क्लियर कर देता है। टाइम लाइन का मतलब है कि समय की जो रेखा है कि इतिहास में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। कई बार एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि सर वो हमें याद ही नहीं रहता कि सातवाहन कहाँ हुए थे, या चालुक्यास कहाँ हुए थे, या चोल कहाँ हुए थे और कब हुए थे। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि इतिहास को आपको धैर्य से पढ़ना है, और पहले आप केवल एक जायजा लेने के लिए उसको पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि आपको
इतिहास की एक रीडिंग में सारा ज्ञान ले लेना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह आपको इकट्ठा कर लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आपने जब एक टाइमलाइन आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है, तब आप आगे बढ़ते हैं। तब आप ये कहते हैं कि ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ थीम्स पे फोकस करूंगा। अब यहां पर आ जाती है आपकी रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की रिक्वायरमेंट। कि मान लीजिए अब आपने एक सिलेबस देखना शुरू किया, और फर्ज कीजिए आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सीयूईटी का सिलेबस लेकर के बैठ गए, या आपने यूपीएससी जो है का सिलेबस निकाल लिया, और आपने देखा कि सिलेबस में आखिर कौन कौन से थीम्स हैं। उन थीम्स को आपको डिकंस्ट्रक्ट कर लेना है, उन थीम्स को आपको तोड़ना शुरू कर देना है। ठीक है, थीम्स पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए कि मैं कौन कौन सी थीम्स को अब पढ़ने जा रहा हूं। एक बार जब आप ब्रॉडर थीम्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे ट्रेंड्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर इतिहास आपका अपना सब्जेक्ट है तो भी, और अगर आप अभी लर्नर हैं, आपने शुरुआत की है इतिहास पढ़ने को, तब भी लार्जली आपको इतिहास जो है ना, उसको देखना चाहिए कि राजनीतिक परिवर्तन किसी कालखंड में क्या हुए। दूसरा आपको देखना चाहिए कि इसी कालखंड में आर्थिक परिवर्तन क्या हुए। तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन क्या हुए। ठीक है, सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन क्या हुए, सामाजिक परिवर्तन क्या हुए। राजनीतिक और सामाजिक को हम एक साथ भी रखते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ कि आपने अब थीम्स पे फोकस करना शुरू किया, तो आपको उसकी सब थीम्स भी दिखाई देने लग गई। अब बांट बांट के इतिहास में किसी का खास कालखंड को आपने पढ़ लिया, किसी खास थीम को आपने पढ़ना शुरू किया। इससे क्या होगा कि एक क्लियरर पिक्चर आ जाएगी, ज्यादा स्पष्ट पिक्चर आपके सामने आने लगेगी। आपने अपने पूरे टॉपिक को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, ब्रेक डाउन कर लिया। जब ऐसे ऐसे छोटे चंक्स आप बनाने लग जाएंगे, तो ये क्या हो गया कि आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया छोटे छोटे तमाम सारे हिस्सों में, और यहां से इतिहास को पढ़ना आसान हो गया। ठीक है, पढ़ना इसलिए आसान हो गया क्योंकि आपको ये दिखाई देने लगा कि अब हम अलग अलग जगहों पर, जब मान लीजिए किसी कालखंड के राजनीतिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख लेंगे कि उस समय में कौन सा महत्वपूर्ण सम्राट हुआ या कौन सा महत्वपूर्ण बादशाह हुआ, और उस बादशाह के समय और समाज को जब हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं, तो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी परिवर्तन एक कहानी की तरह दिखने लगते हैं। ठीक है, सो इंगेजमेंट आपका आपके टेक्स्ट के साथ, यानी आपकी किताब के साथ, आपकी टेक्स्ट बुक के साथ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। जब आप एक बार इतिहास में इस तरह से उतरना शुरू करते हैं, तो बाद में आप क्या करिए कि उसके बारे में खूब बात करिए। आप अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि भाई आज मैंने पढ़ा, कि आज मैंने अकबर के बारे में पढ़ा, या आज मैंने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। तो समुद्रगुप्त तो बड़ा जबरदस्त जो है सेनापति हुआ करता था, या अकबर जो है उसने कैसे एक मुगल साम्राज्य की पूरी स्थापना कर दी, आज मुझको ये पता चला। ये भी पता चला कि अकबर की जो चित्रशाला थी, वो जो है उसके अंदर रामायण, महाभारत, इन सबको भी चित्रित किया गया। उसने कहा कि भाई ये बड़े सेक्रेट टेक्स्ट हैं, इनकी चित्रित पांडुलिपियां बनवाओ, यानी उनकी जो है पिक्टोरियल मैन्युस्क्रिप्ट्स अकबर ने तैयार की। अब क्या है, अब कहानियां सुनाने लग गए, इतिहास के अलग अलग आयामों पर कहानियां सुनाने लग गए। और जैसे ही आप अपनी बातचीत में इतिहास को शामिल करना शुरू कर देते हैं, तो जहां से आपने शुरू किया था यानी जिज्ञासा से, वहीं पर बार बार आप लौट के आते रहते। आपकी जिज्ञासा आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक में जो है पैदा हो जाती है। अब ये तो बात रही एक थेमेटिक अप्रोच की, लेकिन इससे बड़ा सवाल जो आपने कहा कि सर मैंने हिस्ट्री ले ली, बीए में मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कैसे पढ़ूं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको सिलेबस निकालना है। आपने सिलेबस निकाल लिया, और सिलेबस को आप
बाइफरकेट करने लगे, ठीक है, उसको आपने तोड़ लिया, बाइफरकेट कर लिया अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि सिलेबस के हिस्से कैसे तोड़े जा सकते हैं। कभी हम सिलेबस पर जब बात करेंगे तब इस पर भी बात कर लेंगे कि आखिर एक सिलेबस को तोड़ा कैसे जाता है, उसको डीकंस्ट्रक्ट या बाइफरकेट कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी सिलेबस में आपको 1 2 3 4 5 6 और भी टॉपिक्स होंगे, लेकिन मैं 6 पर रुक जाता हूं, ठीक है। इन टॉपिक्स में आपने 3-3 सब टॉपिक्स बना लिए, मान लीजिए 3-3, केवल मैं आपको समझाने की दृष्टि से ये बात कह रहा हूं। तो एक जो है आपका जो रजिस्टर है जहां पर आप अपने नोट्स बनाते हैं, उसके फर्स्ट पेज पर, ठीक है, उसके फर्स्ट पेज पर आप अपने सिलेबस को अपने ढंग से बाइफरकेट करके लिख लीजिए। मान लीजिए आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, तो आपने उसके ऊपर ये बुलेट पॉइंट मार दिया, ठीक है, कि मैंने इसको एक जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी पढ़ डाला है। एक बिग पिक्चर लेने के लिए मैंने पढ़ डाला। मान लीजिए मैं कहूं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ डाली, आपने कहा सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो क्या हुआ, बिग पिक्चर आपके पास में आ गई। जब आप उस बिग पिक्चर के अंदर से तथ्य निकाल लेते हैं, अपने काम की चीजें निकाल निकाल के, जो मैंने कहा ना कि आपको सिंहावलोकन में जाना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आप थोड़ा बारीकी से उसको पढ़ने लग गए। जैसे ही आप उस टॉपिक को कवर कर लें, उसको फिर आप टिक मार्क भी कर दें, बुलेट मार्क के साथ साथ आगे चल के आपने उसको टिक मार्क भी करना शुरू कर दिया। ये आपको क्या देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। देखिए पढ़ाई में और खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की पढ़ाई में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कॉन्फिडेंस। आप जो भी रोजमर्रा की तैयारी कर रहे होते हैं, डे बाय डे रूटीन आपका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको कॉन्फिडेंस देने वाला हो। तो मैंने कहा कि जब आप ऐसे अपने सिलेबस को निकाल लेंगे और धीरे 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 बाइफरकेट करके एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको इतिहास उतना कठिन नहीं लगेगा जितना अमूमन लोगों को लगता है। मैंने अभी भी आपको कहा कि आपको डेट्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो है नाम रटने की जरूरत नहीं है। जब आप एक कहानी बना लेते हैं, एक स्टोरी जो है ना उसको बुन लेते हैं, तो फिर उस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारा जो है ना जोर इस बात पर नहीं लगाना पड़ता कि भाई ये कब हुआ था या ये क्यों हुआ था या किसने किया था। धीरे धीरे उसी कहानी के पात्र बनते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपसे अगर कोई आपका डेट ऑफ बर्थ पूछे या आपके मम्मी पापा की जो है मैरिज एनिवर्सरी पूछे, आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछे, तो आप चट से बता देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी कहानी के पार्ट हैं, ये आपके किरदार हैं, ठीक है ना। उन किरदारों के बारे में आपको कुछ अलग से रट्टा नहीं मारना पड़ता है, आपकी क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट देम। आप उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं, और उसके बाद में सारी चीजें अपने आप पीछे पीछे सारे फैक्ट्स, सारी डेट्स, सारे नाम चले आते हैं। इतिहास को भी ऐसे ही पढ़िए, इसी अप्रोच के साथ पढ़िए। आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, इसको प्रायोरिटाइज जरूर कर लीजिए। आपको इतिहास एक अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हम लोग कभी बात करते समय कोई सिलेबस ले लेंगे तो शायद आपको और बेहतर ढंग से ये बात समझ में आई जो मैंने आज के छोटे से वीडियो में आपको समझाई है। नीलेश, मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इससे कितनी मदद मिली। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ask@cvtmitra.com, या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल मुझे ड्रॉप कर सकते हैं और मैं उनका जवाब लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक